नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ रितेश कुमार गौतम। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज रुद्रपुर में नगर निगम के नवनिर्मित सभागार, सीबीपी प्लांट और 2 महत्वपूर्ण सड़कों का उद्घाटन किया और इसके साथ ही उन्होंने मेयर रामपाल सिंह को उनकी कुर्सी पर भी बैठाया। आपको बता दें कि मेयर रामपाल सिंह ने नजूल भूमि पर मालिकाना हक के लिए स्पष्ट नीति न आने तक कुर्सी पर न बैठने की सौगंध खाई थी। पिछले दिनों नजूल नीति आने के बाद आज मुख्यमंत्री स्वयं उन्हें कुर्सी पर बैठाने आए। इस बीच में रामपाल सिंह भावुक हो गए और उनके आंखों से निकलते हुए आंसुओं को खुद मुख्यमंत्री ने पोंछा। सिविल सेवा परीक्षा 2022 में सफल 25 छात्रों को राजभवन में राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने सम्मानित किया है। कार्यक्रम के दौरान कई सफल अभ्यर्थियों ने अपने अनुभव साझा किए। तो वहीं राज्यपाल गुरमीत सिंह ने कहा कि उत्तराखंड के लिए गर्व का विषय है कि यहां की 25 अभ्यर्थियों ने सिविल सेवा में अपना स्थान बनाया। इसके साथ ही राज्यपाल ने यह भी कहा कि आगामी सालों में उत्तराखंड का परचम पूरे भारतवर्ष में होना चाहिए, जिसके लिए कम से कम सफल अभ्यर्थियों की संख्या 108 के ऊपर हो और खास तौर पर उत्तराखंड की बेटियां जो कि सभी दिशाओं में उत्तराखंड को गौरवान्वित कर रही हैं। सच कहूं तो आज का दिन बहुत शुभ है। आई फील वेरी प्राउड कि हमारे 25 हमारे बेटे बेटियां ऐसी हैं जिन्होंने यूपीएससी के एग्जाम में सक्सेस हासिल की है। जो पहली सक्सेस है वो 39th लेवल की है और उनका नाम गरिमा है। सचमुच गरिमा में, उत्तराखंड की गरिमा में उन्होंने 4 चांद लगाए हैं। हमने ये देखा है कि ये इनकी कड़ी मेहनत थी। इनके माता पिता इनको जो ट्रेन किया, उनके जो मदद से और इनकी खुद की मेहनत से एक बहुत बड़ी सफलता पाई है। हर एक सफलता के साथ में दिल करता है कुछ संकल्प लिया जाए, तो इसलिए एक संकल्प लिया है कि हमारी 3 यूनिवर्सिटीज, जीबी पंत यूनिवर्सिटी, दून यूनिवर्सिटी और एसडीएस यूनिवर्सिटी, इसके अंदर में हम ऐसा प्रोग्राम चलाएंगे जहां पर हमारे युवा को, हमारी बेटियों को और जिनको ये अवेलेबिलिटी हासिल नहीं है, उनके लिए किस प्रकार से यूपीएससी एग्जाम के लिए उनको ट्रेन किया जाए, उसका कार्यक्रम हम अक्टूबर के महीने से शुरू कर रहे हैं। तो वहीं उत्तराखंड के कृषि मंत्री गणेश जोशी लक्सर पहुंचे, जहां कृषि मंत्री ने बाढ़ग्रस्त ग्रामीण क्षेत्रों की जलमग्न कृषि भूमि का दौरा किया। इस दौरान सेठपर गांव में दौरा कर स्थानीय किसानों से स्थिति का जायजा लिया। कृषि मंत्री ने कहा कि सरकार अन्नदाता के साथ है और मुख्यमंत्री भी खुद बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों का दौरा कर चुके हैं। उन्होंने कहा कि भारत सरकार के मानकों के तहत भी मदद की जाएगी, मगर जिस प्रकार आपदाग्रस्त क्षेत्र की घोषणा हुई है उसमें उत्तराखंड सरकार भी हर संभव और अधिकांश मुआवजे की दिशा में जुटी हुई है। की सरकार किसानों के साथ खड़ी है। किसान हमारा अन्नदाता है। माननीय मुख्यमंत्री जी खुद पहले यहाँ आ चुके हैं। कृषि मंत्री होने के नाते मेरी जिम्मेदारी है कि मैं इसका जायजा लेकर जो हर संभव मदद सरकार की हम करें। हमने किसानों के 3 महीने के बिजली के बिल माफ कर दिए हैं। हमने बैंकों की रिकवरी को हमने रुकवा दिया है। हमने अभी मुझे पता लगा कि यहाँ पर जो है केमिकल, जो शुगर फैक्ट्री से केमिकल आया, उससे सिडकुल से जो केमिकल आया है उसकी वजह से मैं देख रहा हूँ कि फसल बिल्कुल चौपट हो रही है। मैं जिलाधिकारी को निश्चित कर रहा हूँ कि इसकी भी जांच होगी, उसकी भी जिम्मेदारी फिक्स की जाएगी। लेकिन आप निश्चिंत रहिएगा कि पूरे क्षेत्र को आपदा ग्रस्त घोषित किया है। देहरादून में कांग्रेस ने विचार गोष्ठी का आयोजन किया, जिसमें सामयिक, सामाजिक और राजनीतिक परिदृश्य में उत्तराखंड कांग्रेस की भूमिका पर कांग्रेस के प्रबुद्ध लोग और समाज के कुछ बुद्धिजीवी वर्ग के साथ कांग्रेस के नेताओं ने चर्चा की। आपको बता दें कि इस विचार गोष्ठी के आयोजन में प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा, पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल सहित कई वरिष्ठ नेताओं ने शिरकत की। इस दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा कि इस विचार गोष्ठी के जरिए कांग्रेस अपनी कमियों को पहचान कर उसे दूर करेगी। साथ ही साथ देश के सामने जो अभी एक सामयिक चुनौती है उसको कांग्रेस किस रूप में देखती है और कैसे उन चुनौतियों से आगे निकाला जाए, इस पर भी मंथन किया जा रहा है। एक बड़े महत्वपूर्ण समय में हो रहा है, जिसमें हम
समसामयिक चुनौतियां जो राष्ट्रीय स्तर पर हैं, जो प्रांतीय स्तर पर हैं, और उन चुनौतियों को कांग्रेस कैसे देखती है और कांग्रेस उसके लिए क्या जवाब ढूंढे। राष्ट्रीय स्तर पर क्या जवाब हम ढूंढ रहे हैं और प्रांतीय स्तर पर हमारे क्या जवाब होने चाहिए, किस तरीके से हम लोगों तक अपनी बात को, अपने दृष्टिकोण को पहुंचा सकें और एक जो भ्रमपूर्ण दुष्प्रचार है उसका कैसे खंडन कर सकें, उन सब विषयों पर यहाँ चर्चा हो रही है। क्या रणनीति हमारी होनी चाहिए और इसमें हम अपनी अंदर की कमजोरियों का भी विश्लेषण कर रहे हैं और जो हमारी शक्ति है उसका भी विश्लेषण कर रहे हैं। कमजोरियों को कैसे दूर करें और शक्ति का ज़्यादा बेहतर उपयोग कैसे करें, ये सब बातें इस चर्चा से उभर करके आई। तो वहीं बागेश्वर में होने वाले उपचुनाव को लेकर कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा का कहना है कि भाजपा केवल चुनाव के लिए ही जनता के बीच में नहीं रहती, बल्कि साल भर भाजपा जनता की समस्याओं को दूर करने में लगी रहती है और भाजपा विकास को धरातल पर उतारने की कोशिश करती है। बागेश्वर उपचुनाव को लेकर कोई टेंशन नहीं है। कैबिनेट मंत्री ने पूर्व बागेश्वर विधायक स्वर्गीय चंदन रामदास ने बागेश्वर के लंबे समय तक काम किया और उनके असामयिक निधन से हम शोकाकुल हैं। बागेश्वर का उपचुनाव बड़े अंतर से जीतकर स्वर्गीय चंदन रामदास को श्रद्धांजलि दी जाएगी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो है वो कभी चुनाव पब्लिक के बीच में नहीं रहती। हम साल भर पब्लिक के बीच में रहते हैं, पब्लिक की समस्याओं को सुनते हैं, उसका निदान करने की कोशिश करते हैं, विकास को धरातल पर उतारने की कोशिश करते हैं। हमें उपचुनाव को लेकर कोई टेंशन नहीं है। स्वर्गीय रामदास जी का निधन हुआ, बहुत दुखद रहा। पार्टी के बहुत बंदावन नेता थे, 4 बार के यहाँ से लगातार उन्होंने रिप्रेजेंटेशन करी, लेकिन अब वो भगवान को जो मंजूर था वो हुआ। बहुत दुखद है हमारे लिए, लेकिन अब जब भी उपचुनाव होगा मुझे पूर्ण विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी बहुमत के साथ वो चुनाव जीतेगी और श्रद्धांजलि के रूप में हम वो जीत जो है स्वर्गीय चंदन रामदास जी को समर्पित करेंगे। और चलिए बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कैबिनेट मंत्रियों को आपदा प्रभावित क्षेत्रों के दौरे करने के निर्देशों के अनुपालन में कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने बागेश्वर पहुंचे और जहां कैबिनेट मंत्री ने विकास भवन सभागार में आयोजित आपदा प्रबंधन की बैठक में हिस्सा लिया। कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने कहा कि बागेश्वर जिले में आपदा ग्रसित कपकोट स्थिति सामान्य है, खराब नहीं है। प्रशासन से लेकर स्थानीय जनप्रतिनिधि लगातार अपनी सेवाएं दे रहे हैं। जहां पर सड़कें बंद हो रही हैं, उन्हें लगातार खोलने की प्रक्रिया जारी है। माननीय मुख्यमंत्री जी का स्पष्ट निर्देश है सारे प्रभारी मंत्रियों को कि वो अपने जिलों में जाके और आपदा प्रबंधन की मीटिंगें लें, क्योंकि आपको मालूम है बारिश का सीज़न अब शुरू होगा। और आज उसी परिप्रेक्ष्य में एक मीटिंग रखी थी, सारा हमको आज उन्होंने प्रेजेंटेशन भी दिखाया है। आज बागेश्वर जिले में कोई भी ऐसी स्थिति नहीं है कि जहाँ पे बहुत कहीं आपदा की स्थिति बनी हुई है या बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। फिर भी हमारे जो अधिकारी हैं, हमारे जनप्रतिनिधि हैं, हमारे विधायक जी हैं, हमारे जिला पंचायत अध्यक्ष जी हैं, वो लगातार पब्लिक के बीच में बने हुए हैं। जहाँ पे भी रोड ब्लॉक्स हो रही हैं, 16 ऐसी रोडें हमने चिन्हित करी हैं जो लैंडस्लाइड प्रोन है, जहाँ पर लगातार मलबा गिर रहा है, लेकिन उसको साफ कर दिया जा रहा है जेसीबी से। मैंने स्पष्ट रूप से आज निर्देश यही दिए हैं कि जो सक्रियता है वो कम ना हो और लगातार जो हमारे आपदाग्रस्त क्षेत्र हैं, और कपकोट एक ऐसा ब्लॉक है हमारा जो हमेशा आपदा से ग्रस्त रहता है। उत्तराखंड में एक बार फिर मौसम ने करवट बदली है। प्रदेश में 23 और 24 जुलाई को भारी बारिश की संभावना है। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों तक भारी बारिश के चलते ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार 26 जुलाई तक भारी बारिश के आसार हैं। आपको बता दें कि बारिश के चलते पहाड़ों से मलबा भी गिर रहा है, जिससे कई सड़कें बंद पड़ी हैं। तो वहीं रुड़की के नारसन क्षेत्र के 2 गांव पुलिया से जल निकासी को लेकर आमने सामने हैं। दरअसल एक पक्ष वमडावली गांव के रास्ते की पुलिया खुलवाने की मांग कर रहा है, तो वहीं दूसरा पक्ष पुलिया खोलने पर अड़ा हुआ है।
इन सभी को लेकर दोनों पक्ष हाईवे पर जाम लगा दिया गया है और जिसके बाद सूचना मिलते ही पुलिस और भाकियू के नेता मौके पर पहुंचे और तमाम ग्रामीणों को शांत कराया गया। बढ़ाओ, 20 साल में एक आपदा आई है, ठीक है, इसमें किसानों को बहुत भारी नुकसान है। लेकिन अभी एक नया काम मंडावली के किसानों ने शुरू करा कि हमारे गांव का जो जनसंपर्क मार्ग था उसे बिना किसी अनुमति के जेसीपी मंगाकर तोड़कर हमारे एक निजी खेतों में पानी पहुंचाने का प्रयास कर रहे थे, जिसका गांव वालों ने उन्हें समझा बुझाकर ये कहा भाई ये काम गलत है। बरसात में चौहे का जंगल है और यहाँ से नहर बंधाएगी तो यहाँ से चौहा आ जा और पानी बहुत ज्यादा पानी आ रहा है, पीछे से फैक्ट्री का 3-4 गांवों का पानी आ रहा है। आगे जो पुलिया ये नारसन खुर्द गांव के लोग हैं तो इस पुलिया को खुदड़ नहीं दे रहे हैं। पुलिया पहले कम से कम मेरे जन्म से तो बहुत पहले बनी हुई थी पुलिया। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दिल्ली पहुंचे। मुख्यमंत्री धामी ने केंद्रीय सड़क और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात की है। इस दौरान मुख्यमंत्री धामी ने बयान देते हुए बताया कि नितिन गडकरी से टनल और हाईवे सहित कई मुद्दों पर चर्चा हुई है। प्रदेश में कई टनल और हाईवे का काम चल रहा है। आपको बता दें इसमें केंद्र सरकार की अहम भूमिका है। तो वहीं मुख्यमंत्री धामी ने आकलन के लिए आपदा विभाग को भी कहा है। इस बार मैंने सड़क परिवहन मंत्री आदरणीय नितिन गडकरी जी से समय लिया है और जो हमारे यहाँ पर नेशनल हाईवे लोकसभा चुनाव नजदीक आते ही देश के अंदर राजनीतिक माहौल गरमाना शुरू हो चुका है, जिसकी तपिश से उत्तराखंड भी अछूता नहीं है। उत्तराखंड में एक बार फिर महिलाओं को लेकर राजनीति का माहौल गर्मा गया है। जहां भाजपा कांग्रेस पर महिलाओं के साथ तुष्टीकरण का आरोप लगा रही है, तो वहीं कांग्रेस भी आरोपों पर पलटवार करने से नहीं चूक रही। क्या है दरअसल पूरा मामला, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। महिलाओं की टिकट पर रार, लोकसभा चुनाव पर तीखी तकरार, राजनीतिक लड़ाई महिलाओं पर आई। चुनावों में अपनी जीत का परचम लहराने के लिए महिलाओं का दामन थामने वाली सभी राजनीतिक पार्टियां महिलाओं को ही चुनावी टिकट देने में कंजूसी करती आ रही हैं। उत्तराखंड में 5 लोकसभा सीटें हैं। इन सीटों पर कांग्रेस और भाजपा दोनों का ही वर्चस्व रहा है और उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीट जिताने में महिलाओं की भी अहम भूमिका रहती है। उसके बावजूद भी लोकसभा चुनाव में भाजपा महिलाओं को टिकट देने में कंजूसी करती है। भारतीय जनता पार्टी ने टिहरी लोकसभा सीट पर 2012 के उपचुनाव के लिए पहली बार माला राज्य लक्ष्मी शाह पर भरोसा जताया था और उपचुनाव जीतकर टिहरी की सांसद तो बनी ही, साथ ही उत्तराखंड की पहली सांसद का खिताब भी अपने नाम दर्ज करा लिया। फिर लक्ष्मी शाह ने 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव में विजय का बिगुल बजाया, लगातार तीसरी बार सांसद बनी। उत्तराखंड की स्थापना के बाद अब तक कांग्रेस ने किसी भी महिला पर भरोसा नहीं जताया है। कांग्रेस ने हमेशा 5 लोकसभा सीट पर अपना प्रत्याशी एक पुरुष को ही बनाया है। महिलाओं के सम्मान को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस महिलाओं के साथ तुष्टीकरण करती है। भारतीय जनता पार्टी की वरिष्ठ नेत्री आकांक्षा ठाकुर ने कहा, जो पार्टी लोकसभा सीट पर एक महिला को टिकट नहीं दे सकती तो वो कांग्रेस पार्टी महिलाओं का क्या सम्मान करेगी। प्रियंका गांधी का डायलॉग लड़की हूँ लड़ सकती हूँ हवा हवाई साबित हुआ। मैं कहना चाहती हूँ 1998 से जो क्या कहते हैं नारायण दत्त तिवारी जी थे, आप ये देखिए कि तब से लेके आज तक किसी भी कांग्रेस नेत्री को उन्होंने लोकसभा का टिकट नहीं दिया है। यहाँ की हमारी भाजपा नेत्रियों ने हमेशा बीजेपी एक मान सम्मान की बात करती है और हमेशा महिलाओं को आगे बढ़ाने की बात करती है और बीजेपी ने इस बार बोला था कि महिलाओं को कम से कम 5 से 10% विधायकी के टिकट मिलेंगे, तो ऐसा ही हुआ, विधायकी के भी टिकट मिले। कांग्रेस की पूर्व मेयर मीना शर्मा ने कहा कि कांग्रेस ने हमेशा महिलाओं का सम्मान किया है।
लोकसभा चुनाव में अगर कोई महिला दावेदारी करेगी, उसका पार्टी सम्मान करेगी और महिला के नाम पर विचार करेगी। इस बार प्रयास रहेगा कि कांग्रेस पार्टी ज्यादा से ज्यादा लोकसभा सीट जीत कर आए। कांग्रेस ने भी हमेशा महिलाओं का सम्मान किया है और लोकसभा चुनाव में भी कोई भी महिला लोकसभा सीट की दावेदारी करेंगी तो कांग्रेस पार्टी जरूर उनका सम्मान करेंगी। और इस बार प्रयास रहेगा कि उत्तराखंड में ज्यादा से ज्यादा सीटें कांग्रेस पार्टी लोकसभा की जीत कर आए। उत्तराखंड की स्थापना होने के बाद उत्तराखंड को सिर्फ एक महिला सांसद ही मिली है। भारतीय जनता पार्टी महिलाओं को टिकट देने में कंजूसी करती है तो दूसरी ओर कांग्रेस महिलाओं पर भरोसा करने को तैयार नहीं है। बहरहाल महिला को बराबरी का सम्मान देने की बात करने वाली राजनीतिक पार्टियां 2024 के लोकसभा चुनाव में उत्तराखंड में कितनी महिलाओं पर भरोसा जताती हैं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। तो वहीं उत्तराखंड में क्रांति दल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उनके केंद्रीय मीडिया प्रभारी शिव प्रसाद सेमवाल ने बताया कि उनके केंद्रीय पदाधिकारियों और कुछ कार्यकर्ताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, जिसमें उन्होंने आने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस पार्टी को समर्थन देने की बात कही थी, जिसका वो खंडन करते हैं पार्टी की ओर से। साथ ही उन्होंने बताया कि उत्तराखंड क्रांति दल किसी भी पार्टी को समर्थन नहीं दे रहा और उनके जो अध्यक्ष पद को लेकर आंतरिक चुनाव होने वाले हैं वो अपने समय पर ही होंगे, जो कि जुलाई महीने की आखिरी तारीख में है और इसको लेकर कोई फेरबदल नहीं है। हमने आज ये जो प्रेस वार्ता की है ये अपने 80% से अधिक जिलाध्यक्षों और केंद्रीय पदाधिकारियों के बिहाफ पे की है, उनकी ओर से की है। और इसका जो मूल जो उद्देश्य है वो ये है कि हमारे कुछ शीर्ष पदाधिकारियों ने कुछ दिन पहले अखबार में ये बयान दिया है कि हम लोग आने वाले लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को अपना समर्थन देंगे। उसका हम सभी 80% से अधिक जिलाध्यक्ष, केंद्रीय पदाधिकारी और तमाम डेलीगेट्स पुरजोर तरीके से खंडन करते हैं। उत्तराखंड क्रांति दल किसी को समर्थन नहीं देने वाला है। उत्तरकाशी में देर रात छाड़ा खड्ड में बादल फटने से नगर पंचायत पुरोला में भवनों, वाहनों, सड़कों को काफी नुकसान पहुंचा है। भारी बारिश के कारण बड़कोट तहसील के अंतर्गत गंगनानी में भूस्खलन का मलबा आने के कारण टूरिस्ट कॉटेज क्षतिग्रस्त हुए और कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय के परिसर में भी मलबा घुस गया। और इसके साथ ही पुरोला के छाड़ा खड्ड में बादल फटने के कारण भूस्खलन हुआ है। भारी बारिश से भूमि कटाव हुआ, कुछ घरों और दुकानों में मलबा घुसा है। सूचना मिलते ही मौके पर प्रशासनिक टीम पहुंची और एसडीआरएफ के कर्मियों ने प्रभावित लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया। वहीं आपको बता दें, आईजी गढ़वाल ने बताया कि मौसम विभाग की चेतावनी के बाद पुलिस प्रशासन को अलर्ट मोड पर रखा गया है। पुलिस को सबको अलर्ट कर रखा है, अलर्ट मोड में। जैसे ही आपदा प्रबंधन विभाग की ओर से येलो अलर्ट, रेड अलर्ट, इस तरह के जब भी आता है सारा पुलिस को कमरबंदी की हालत में रख दिया जाता है। और ये रात में 3 बजे की घटना है। कस्बा से ज़रा हट के है, एक दुकान है, दुकान के अंदर ये मलबा गिराया था। किसी तरह की जनहानि, क्योंकि रात में कोई था नहीं वहाँ पर, कोई जनहानि हुआ नहीं। पुलिस पहुँच गई थी और उसके बाद जो भी वो है उसको हटा उठा के और नॉर्मल कर दिया गया था, रास्ता साफ कर दिया गया था। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए जनता टीवी।